जय हिंद सब लोग को, गुड इवनिंग। पीडीएफ नहीं मिला क्या इनको? पीडीएफ तो ऐसा ही नहीं है। सर्वेश जी कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिला। पीडीएफ ऐसा ही नहीं होगा बाबू, कल ही कर दिया गया था, परसों ही। जोहार बाबू जोहार। सूरज रोबिन बागे, जय हिंद, जय भीम, जय जोहार सब लोग को, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार सब लोग। सब हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी क्यों नहीं डाले? गुड इवनिंग क्लास, आवाज़ जा रही है? चेक करिए सबको। गुड इवनिंग सब लोग को, गुड इवनिंग। पीडीएफ नहीं मिला आप लोग को आज? एक्चुअली क्या है कि पीडीएफ, एक ही पीडीएफ रिपीट हो गया है, नहीं मिला। चलिए आज इसी पे देखिए, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, तब इसी पे देख लीजिए, हम आपको पीडीएफ फिर प्रोवाइड करा देंगे। आज हम कैसे भी करके उसको डाल देते हैं। हमको लगा कि पीडीएफ चला गया होगा, और हालांकि डाले भी थे, लेकिन वो पुराना पीडीएफ रह गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इसमें पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र दीर्घवृत्त में घूमते हैं? यानी इलिप्टिकल पाथ में घूमने का सिद्धांत किसने दिया था? तो इलिप्टिकल पाथ में घूमने का सिद्धांत सबसे पहले दिया था आपका, इसमें कौन होगा? केपलर। केपलर ने सिद्धांत दिया था। किसने दिया? केपलर का यह सिद्धांत था। इसमें कौन सा हो जाएगा? केपलर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, केपलर का सिद्धांत था। देखिए आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा कोई, मान के चलिए कि ये हमारा सन है, यहाँ सन बना देते हैं, ये सन है। सन जो है, इसके चारों ओर कौन घूमते हैं? जितने भी ग्रह हैं, यानी जो प्लेनेट है, वो इसके चारों ओर घूमते हैं सर। प्लेनेट, हम इसमें सबसे सिंपल अर्थ ले लेते हैं, ये प्लेनेट हो, प्लेनेट इसके चारों ओर राउंड करते हैं। इसको सबसे पहले बताया था कॉपरनिकस। किसने बोला? कॉपरनिकस। हालांकि सबसे पहला वैज्ञानिक जो था टालमी था, टालमी लोल था। टालमिया क्या बोला था कि सूर्य घूमता है, बकलोल टालमिया। तो बाद में आया कौन? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस।
कॉपरनिकस ने क्या कहा था कि भैया पृथ्वी घूमती है। इसके बाद आया कैपलर। क्या आया? कैपलर। कैपलर जो था, कैपलर ने क्या बताया कि देखिए पृथ्वी तो घूमती है, ये बात सही है कि अर्थ घूमती है, रिजॉल्व करती है, लेकिन ये अर्थ एक दीर्घवृत्त यानी एक अंडा के समान आकृति में घूमती है। ये कैपलर का सिद्धांत था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने सबसे पहले बोला था कि ग्रह जो है वो दीर्घवृत्त पर घूमते हैं। तो दीर्घवृत्त पर घूमते हैं लोग कौन से किसने बोला? कैपलर ने बोला था। समझ में आ गया? कल क्लास नहीं चला था, कल कोई भी क्लास नहीं चला था। बहुत लड़के परेशान है कि सर कल का क्लास छूट गया। नहीं छूटा है, कल क्लास चला ही नहीं था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा है? पल्सर क्या होते हैं? पल्सर एक तारा होता है ब्रह्मांड में, एक ऐसा तारा जो बहुत तेजी गति से घूमता है, उसी को पल्सर या क्वेसर कहते हैं। तो ऐसा तारा जो बहुत तेज गति से घूमे उसे क्या कहा जाता है? पल्सर या क्वेसर के नाम से जानते हैं। कह रहा पृथ्वी की ओर जा रहा तारा, भाई पृथ्वी की ओर नहीं जा रहा, वो घूम रहा है वहीं पर, पृथ्वी से दूर जा रहा तारा। और उससे क्या मतलब? तेजी से घूमने वाला तारा। वैसा तारा जो बहुत तेजी गति से राउंड मारता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पल्सर या क्वेसर कहते हैं। पल्सर। पल्सर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। पल्सर बजाज की एक मोटरसाइकिल भी है, बहुत तेजी गति से घूमती है पल्सर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बुध और शुक्र जो है उनके पास किसी भी टाइप का सैटेलाइट अवेलेबल नहीं है। देखिए इसको मिटा दें। हम यहाँ बना देते हैं सन को, ये है आपका सूर्य। इस पे देखिए, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पर पहला ग्रह जो है वो हो जाता है बुध, उसके बाद कौन रहता है? शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद आ जाता है मंगल। मंगल आ जाता है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले आएगा आपका मरकरी, मरकरी के बाद कौन आएगा? वीनस। पहला मरकरी, उसके बाद वीनस। अब ब्लू कलर का कौन सा है भाई? हम लोग का ग्रह है ब्लू कलर का, तो अर्थ। इसके बाद कौन आता है? अर्थ। रेड कलर का होता है आपका मार्स, तो ये आ जाता है मार्स। पहले इन चारों को समझिए। इसके बाद जो होते हैं ना, इनके बीच में छोटे छोटे टुकड़े घूमते रहते हैं जिसे हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। इसके बीच में छोटे छोटे टुकड़े घूमते रहते हैं जिसे हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर के चार जो ग्रह होते हैं उन्हें हम लोग इंटीरियर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। इसमें क्वेश्चन देता है, ये पहला वाला जो है मरकरी और ये वीनस, इसके पास किसी भी टाइप का सैटेलाइट नहीं है। हालांकि इसके पास सैटेलाइट थे, ऐसे सैटेलाइट जो इसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य के करीब होने की वजह से सूर्य इनके सैटेलाइट को खींच लिया, क्योंकि सैटेलाइट जो होते हैं ना ग्रह से छोटे होते हैं, लेकिन इन ग्रहों को नहीं खींच पाया। तो सॉरी, ये कौन सा हो गया? मरकरी और वीनस के पास अपना सैटेलाइट नहीं है। देखिए मरकरी सबसे करीब जरूर है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म जो है वो वीनस है। वीनस गर्म क्यों है? क्योंकि वीनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा है, CO2। CO2 एक ऐसा गैस होता है जो गर्मी को ले लेता है लेकिन जाने नहीं देता है, जिस वजह से यहाँ पे गर्मी पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, छोड़ता नहीं है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो होता है वीनस होता है। गर्म होने की वजह से ज़्यादा चमकने लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह वीनस होता है। इसे सबसे सुंदर ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके पास किसी भी तरह का उपग्रह नहीं है, क्योंकि इसके और इसके उपग्रह को खींच ले गया। कौन खींच ले गया? सूर्य आपका खींच के लेके चला गया। ये सेकंड नंबर पे घूमता है, ये अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है। जैसे हम लोग पूरब से पश्चिम घूमते हैं ना, सॉरी पश्चिम से पूरब, ये पूरब से पश्चिम घूमता है, उल्टा घूमता है ये। तो ये हो गया आपका। इसके बाद कौन सा हो जाता है? पृथ्वी आ जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होना चाहिए? बी, बुध और कौन सा होगा? बुध ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह लाल है, शुक्र सबसे चमकीला हो, मंगल लाल, बुध सबसे करीब होता है। नेपच्यून तो उधर है, नेपच्यून और प्लूटो सबसे लास्ट में, अभी नेपच्यून आ जाएगा। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन करा है, किस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आ जाती है? तो किस दिन आ जाएगी भाई सबसे नज़दीक? देखिए ये सन है, हम यहाँ बना देते हैं, ये सन है। इसमें दो कंडीशन होता है, एक दिन करीब आ जाती है, कभी ये दूर चली जाती है। अर्थ कभी करीब आ जाएगा, कभी दूर चला जाएगा। इसको याद रख लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन अक्सर पूछेगा आपसे। ये अर्थ है, यहाँ बना दिए, ब्लू कलर की अर्थ है। ये सबसे दूर चला गया, ये सबसे करीब चला गया। ये करीब हो गया, ये दूर हो गया। यही पूछ रहा है सबसे ज़्यादा दूर और सबसे ज़्यादा करीब कब होता है? दूर जो होता है, सबसे करीब आ जाता है सूर्य, ये जनवरी में 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, लेकिन 3 जनवरी को तो भैया ठंड पड़ता है। 3 जनवरी को क्या पड़ता है? ठंड पड़ता है। देखिए यहाँ पर इस घटना को कहते हैं, दूरी घट गई, उपसौर। इसे क्या कहेंगे? उपसौर। इसे क्या कहेंगे? उपसौर। एपीहेलियन।
इसे उपसौर या एपीहेलियन कहते हैं। और ये 4 जुलाई होता है, इसे कहते हैं अपसौर। ये इसमें क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा, जबकि पड़ना चाहिए ठंड। इसे कहते हैं अपसौर। अपसौर याद कैसे रखिएगा, देखिए अप का मतलब होता है बढ़ जाना, सौर मतलब सूरज, सूरज से दूरी बढ़ जाना अपसौर, और उप मतलब होता है घट जाना। जैसे राष्ट्रपति को घटाएंगे तो उपराष्ट्रपति, तो घट जाएगा तो उपराष्ट्रपति। तो ये हो गया दूरी सबसे ज़्यादा घट जाती है। अब आप कहेंगे सर जनवरी में तो ठंड पड़ता है। देखिए ठंडी और गर्मी ये डिपेंड नहीं करता है कि आप सूर्य से करीब हैं या दूर है, डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें आपका सीधा चमकती हैं या तिरछा चमकती है। तो ऑलरेडी पृथ्वी झुकी हुई है, तो जब यहाँ आती है ना तो पृथ्वी थोड़ा सा और ज़्यादा झुका हुआ महसूस होता है। कोई चीज़ को अगर झुका हुआ है, पास से देखेंगे तो ज़्यादा ही झुका हुआ लगता है, दूर से देखेंगे तो लगता है नहीं नॉर्मली झुका हुआ है। तो इस वजह से इस दिन पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए यहाँ जब आती है तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और वहाँ ठंड पड़ता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज़्यादा दूर पूछा है या सबसे ज़्यादा करीब पूछा है। कह रहा है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप। समीप का मतलब क्या होता है भाई, समीप मतलब बताइए तो क्या हो जाता है, समीप मतलब होता है सबसे करीब। सबसे करीब कब आएगी, 3 जनवरी को। कब आ जाएगी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या हो जाता है, उपसौर हो जाता है, इस दिन वह सबसे करीब आ जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकतम तारा कौन होता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है सूर्य का, हमसे सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है, और सूर्य के बाद जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। अगला कह रहा है कि समुद्र में ज्वार भाटा यानी टाइड एंड ईव क्यों उत्पन्न होते हैं। तो ज्वार भाटा उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य दोनों का क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण लगता है दोनों का, इस वजह से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा कैसे होता है, पानी के लेवल का उठ जाना और फिर वापस जाना, इसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। ऐसे उठ गया इसे कहते हैं ज्वार, वापस जा रहा है भाटा। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सबसे ज़्यादा जरूरी रोल कौन निभा देता है इसमें, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका रोल सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, चंद्रमा का। लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था तो उसमें अलग आंसर दिया था। यूपीएससी के क्वेश्चन में अलग था कि पृथ्वी ज्वार भाटा के उत्पन्न करने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो सीक्वेंस में था, सबसे पहले था चंद्रमा, उसके बाद था पृथ्वी का अपकेंद्र बल, और उसके बाद सबसे लास्ट में था सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। देखिए अपकेंद्र बल क्या होता है, पानी लेके अगर आप गोल गोल घूमिएगा ना तो पानी इसे छलक जाता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना छलक जाता है, इसीलिए समुद्र का पानी हल्का सा ऐसे क्या हो जाता है, छलक जाता है। तो इसी छलकने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। तो ये 3 चीज़ें यूज होती हैं टाइड एंड ईव में। ऐसा नहीं है केवल सूर्य या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा उत्पन्न होंगे, सब तीनों का योगदान होता है। चौथा नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कौन सा होगा, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सुपरनोवा क्या होता है, ब्रह्मांड में विस्फोट करने वाले तारा को हम लोग सुपरनोवा तारा कहते हैं। कौन सा तारा, सुपरनोवा तारा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा था। शुक्र यानी वीनस सबसे गर्म है क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। हालांकि इससे भी करीब कौन सा है आपका बुध ग्रह होता है। तो इसमें कौन सा होगा, विस्फोटक तारा हो जाता है, अभिनव तारा इसी को बोला जाता है। सुपरनोवा को क्या कहा जाता है, अभिनव तारा। अभिनव तारा, सुपरनोवा को क्या कहेंगे, अभिनव तारा। देखिए क्या है अभिनव तारा, कोई भी तारा जो होता है ना वो बनने से पहले ना निहारिका का रूप लेता है, वो नेबुला रूप होता है। निहारिका तारा बनने से पहले क्या होता है, निहारिका। जब इसमें आग पकड़ लेता है तो ये बन जाता है तारा। तारे के अंदर का जब ईंधन यानी फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये बन जाता है लाल दानव। क्या बना, लाल दानव। अब लाल दानव जो है अगर ये छोटा है, लाल दानव क्या है, साइज में छोटा है, तो ये बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन तारा मतलब चमकना कम कर देगा। और अगर ये बहुत बड़ा है तब ये जाके बन जाता है सुपरनोवा यानी अभिनव तारा। और ये अभिनव तारा जो होता है ये ब्लास्ट कर जाता है, इसी को सुपरनोवा कहते हैं। तो सुपरनोवा वही तारा बनता है जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो बड़े तारा जाके आगे विस्फोट कर जाते हैं और छोटा तारा विस्फोट नहीं करता, धीरे धीरे चमकना बंद कर देता है। तो इसे कहते हैं विस्फोटक तारा। और श्वेत वामन को यानी व्हाइट ड्वार्फ को कहा जाता है जीवाश्म तारा। तो ये जीवाश्म तारा, ये है विस्फोटक तारा। छोटा रहेगा तो जीवाश्म बढ़ेगा, बना रहेगा तो विस्फोटक रहेगा। दोनों उससे पहले क्या थे, लाल दानव। और लाल दानव से पहले क्या था, तारा। सूर्य हमारा तारा है। तारा उसे कहा जाता है जिसके पास अपना रोशनी हो और अपनी उष्मा हो, अपनी हीट और अपनी लाइट हो। तो सूर्य के पास भी अपना हीट है और अपनी लाइट है, इसलिए वो तारा है। जब उसका ईंधन खत्म होगा तो वो बनेगा लाल दानव। उसके बाद उसका साइज, सूर्य बहुत बड़ा तारा नहीं है, छोटा है, तो वो धीरे धीरे चमकना बंद कर देगा, जिसे जीवाश्म तारा कहा जाएगा। आगे बढ़े,
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र ग्रह। ये लाल ग्रह हो जाता है पृथ्वी, नीली ग्रह हो जाती है शनि ग्रह को लेटा हुआ ग्रह, ये कहते हैं छल्ला वाला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा सही है? 180 डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। देखिए क्या होगा इसमें, यह देशांतर 180 डिग्री के अनुरूप है। 180 डिग्री रेखा को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। कह रहे विषुव कब होता है? विषुव को इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कब होता है? जब सूर्य विषुवत रेखा पे आ जाए। जब सूर्य कहाँ चला है? विषुवत रेखा पे आ जाए तो उसी को कहते हैं इक्विनॉक्स। सूर्य विषुवत रेखा पे आ जाए उसे क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर आ जाएगा तब। कैसे? देखिए ये पृथ्वी बना दिए यहाँ पर, ये आपका भूमध्य रेखा, और ये आपका कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है ना, कर्क रेखा पर, तो ये रेखा का नाम है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। और नीचे वाला है मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री साउथ में है, साउथ में। और ये 0 डिग्री है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री है। सूर्य यहाँ पर जाता है। अब देखिए इंडिया यहाँ पर है, बीचों बीच में है सूर्य, कर्क रेखा इंडिया के बीचों बीच में है। याद कैसे रखिएगा? गर्मी, जब भारत में जब गर्मी पड़ेगी तो समझिएगा सूर्य कहाँ है? कर्क रेखा पर है। तो भारत में सबसे भयानक गर्मी 21 जून को, तो कर्क रेखा पर चला जाता है 21 जून को। अब यहाँ सूर्य चला गया तो भारत से एकदम दूर चला गया तो भारत में ठंडी पड़ेगी, तो ये हो जाता है 22 दिसंबर को। और अगर यहाँ पर आ गया तो आप बताइए ना, भारत से न ज़्यादा गर्मी पड़ेगा ना ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। तो ऐसा टाइम पे विषुवत रेखा पे आता है, न ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। तो ये महीना होता है मार्च का, न गर्मी ना ठंडा। और ये महीना होता है सितंबर का, 23 सितंबर और 22 मार्च, 21 से 22 मार्च। तो इसी दिन को जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो बराबर गर्मी इस साइड भी, बराबर गर्मी भी इस साइड भी, इसलिए इक्वल से इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। हिंदी में कहते हैं विषुव, क्योंकि वह विषुवत रेखा पर आ गया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विषुव। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? मकर रेखा पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंटूर रेखा वह काल्पनिक रेखा था, ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को कंटूर रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग डेटम लाइन भी कहते हैं, डेटम लाइन। कंटूर रेखा या डेटम लाइन, कंटूर रेखा कहिए या फिर डेटम लाइन कहिए, कंटूर रेखा या डेटम लाइन। अगला कह रहा है जीवाश्म विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? फॉसिल का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म किसे कहते हैं? जिसका शरीर मर गल गया है, जैसे डायनासोर की हड्डी, कोयला किसकी हड्डी से बना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म। उसमें फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। अगला कह रहा है कि वायुमंडल की प्रक्रिया का अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल जिसमें कहते हैं उसमें क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं या मौसम विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला, वायुमंडल में दैनिक मौसम में परिवर्तन किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में दैनिक परिवर्तन क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर के कारण होते हैं। इसको समझिए, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। देखिए क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर की खासियत क्या है? ये पृथ्वी है, अर्थ है, इस अर्थ के पास जो फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर को कहते हैं क्षोभ मंडल। इसे क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। इंग्लिश वाले इसे कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। इसमें जितनी भी मौसम संबंधी घटना होगी सब इसी में होगी। इसी में आपका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, इसी में आपका आंधी तूफान आएगा, जितना भी मौसम संबंधी घटना होती है सब इसी में होता है। इसलिए पायलट जहाज को उड़ाता है सीधे भाग जाता है ऊपर। पायलट कहाँ भाग जाता है? समताप मंडल में। तो ये वाला एरिया होता है समताप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। हवाई जहाज कहाँ उड़ाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन यानी O3 कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसमें टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है। इसके ऊपर पाया जाता है मध्य मंडल, इसे मीजोस्फीयर कहते हैं, ये सबसे ठंडा है। इसके ऊपर पाया जाता है आयन मंडल, आइनोस्फीयर, इसमें रेडियो तरंगें वापस आती हैं। ये होता है एक्सोस्फीयर, सबसे ज़्यादा गर्म है, इसका हीट सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मौसम कहाँ बदलते हैं? क्षोभ मंडल में। हम लोग कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में, लेकिन हवाई जहाज कहाँ चला जाता है? समताप मंडल में चला जाता है। ऑप्शन बताएंगे इसमें कौन सा होगा? वायुमंडल। दैनिक जीवन में मौसम परिवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में। सबसे ठंडा मध्य मंडल, रेडियो तरंगे आयन मंडल, समताप मंडल में आपका हवाई जहाज वगैरह होते हैं। अगला, वायुमंडल में आर्द्रता को किससे नापते हैं? आर्द्रता का मतलब होता है नमी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी, जो चिपचिपापन होता है नमी, नमी को हम लोग हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे नापेंगे? हाइग्रोमीटर से। ओजोन परत बता सकते हैं, ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर तो जमीन पे होता है। स्ट्रेटोस्फीयर पे पाया जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल। क्या कहेंगे? समताप मंडल।
कौन से मंडल में पाया जाएगा? समताप मंडल में। हो गया, समताप मंडल में। आगे बढ़े, समताप मंडल में। अगला, भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच में कितने डिग्री का अंतर है? 5.5 घंटा का। 5.5 घंटा का अंतर है। क्या चीज़ ऐसे अंतर कैसे निकलता है 5.5 घंटा का? देखिए, पूरा जो पृथ्वी है ना, ये पूरा पृथ्वी कितना डिग्री है? 360 डिग्री है। अब ये जो ग्रीनविच मतलब होता है ना, ये 0 डिग्री पे है। ग्रीनविच कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पर। और भारत कितने पे है? 82.5 डिग्री। भारत कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री। ये बताइए, अगर हम पृथ्वी पर 360 डिग्री घूमेंगे तो कितना घंटा लगेगा? 24 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 24 घंटा में ही ना पृथ्वी पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो बताइए, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 24/360। 360। इसलिए 15 डिग्री घूमने में कितना घंटा लगता है? 4 घंटा लगता है। 15 डिग्री घूमने में 4 घंटा निकाल लीजिएगा। अब 1 घंटा इसे निकाल लिए तो 15 डिग्री घूमने में 4 घंटा लगेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 82.5 डिग्री। और आपको पता है कि अकेले 15 डिग्री घूमेंगे तो एक घंटा, 4 घंटा लिख दिए जी। 15 डिग्री पे 1 घंटा लगता है, 4 घंटा लिख दिए गलती से। 15 डिग्री पर कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। तो एक बात बताइए, तो 80 डिग्री पे कितना लगेगा? देखिए, 15 पे 1 घंटा, 30 पर 2 घंटा, 45 पर 3 घंटा, 60 पर 4 घंटा, और उसके बाद 75 पर 5 घंटा। 75 पर कितना लग गया? 5 घंटा। तो 75 पर 5 घंटा, उसके बाद फिर 7.5, तो फिर 5.5 घंटा लग जाएगा। टोटल देखिए ना, यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। इतना दूरी पर भारत है 82.5 डिग्री। तो कितने घंटे का अंतर आता है? 5.5 घंटे का। कितने घंटे का अंतर आएगा? 5.5 घंटा। ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला, सूर्य क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य ग्रहण के समय इनमें से कौन सा मध्य में रहता है? फास्ट चलिएगा बाबू, फाउंडेशन बैच थोड़ी है कि आपको बच्चा की तरह पढ़ाएंगे। इसमें थोड़ा फास्ट चला जाता है। कौन बीच में रहता है सूर्य ग्रहण के समय? हम यहाँ सूर्य बता देते हैं। ये देखिए, ये सूरज है, और यहाँ पर आपका ये है पृथ्वी है। ये नीले रंग का पृथ्वी है, और यहाँ पर है आपके चंदा मामा। देखिए, ये है हमारे चंदा मामा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इन्हीं चंदा मामा को पकड़ के और आप यहाँ ले आके उठा देंगे ना, बस सूरज दिखबे नहीं करेगा। सूरज दिखेगा? नहीं दिखेगा। अभी देखिए, चंदा मामा को नीचे लाइए। हम अगर यहाँ से सूर्य को देखना चाहें तो आराम से सूर्य को हम देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? यहाँ हम आराम से देख सकते हैं। लेकिन जब हम बीच में किसको ले आ देंगे? चंद्रमा को ला देंगे, बस सूरज अच्छा से दिखेगा ही नहीं। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चंद्र ग्रहण लगा के देखते हैं हम लोग। ये भाई साहब सूरज है। क्या है? सूरज है। और यहाँ पे चंदा मामा है। ये कौन है? चंदा मामा है। चंदा मामा के पास अपना रोशनी है नहीं, इसको रोशनी कौन देता है? सूर्य देता है। और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है। अब आप बताओ बाबू, सूर्य अपनी रोशनी देगा इसको, तो इसको भी दिखेगा, अंजोरिया दिन हो जाएगा। और देखिए, ये पृथ्वी को भी मिल रहा है। लेकिन पृथ्वी घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी को ऐसे घूम के आना है। जब पृथ्वी यहाँ से उठ के यहाँ आएगी, तो बताओ भाई, अब यहाँ जब आ गई पृथ्वी तो चंद्रमा के पास तो प्रकाश ही नहीं जाएगा। जब प्रकाश नहीं जाएगा तो इस घटना को कहेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। समझ में आ गया? तो दोनों टाइप के ग्रहण हो गए। चंद्र ग्रहण में जिस चीज का, देखिए, सूर्य अपने जगह पे फिक्स है, ये तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। जिस चीज का ग्रहण लगेगा वो बीच में आएगा नहीं। सूर्य फिक्स है, जिसका ग्रहण लगेगा वो बीच में आएगा नहीं। सूर्य ग्रहण, तो देखिए, ये सूर्य क्या है? अपने जगह पर फिक्स है। इसमें बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। और चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आ गया? पृथ्वी आ गया। अब क्वेश्चन क्या था आप समझिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्लिप्स कहते हैं। इक्लिप्स कहा जाता है। दिखाई नहीं दे रहा इसको? क्यों दिखाई क्यों नहीं दे रहा है जी आपको? आगे देखिए, इसमें कौन सा होगा? सूर्य ग्रहण के समय बीच में कौन आ जाता है? सूर्य ग्रहण के समय बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। चंदा मामा, चंद्रमा। कौन आएगा? चंद्रमा आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पृथ्वी की सतह की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं।
भूपर्पटी या इसी को कहते हैं क्रस्ट। इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट। पृथ्वी की परत की सबसे बाहरी भाग को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की मेनली 3 परत होते हैं सब। यहाँ देखिए इस तरह से पृथ्वी मान लेंगे तो सबसे बाहरी परत जो होता है वो क्रस्ट होता है। ये वाला जो सबसे बाहरी परत है ये क्रस्ट है। ये बहुत पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इसके नीचे वाला सबसे मोटा होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाला तो और एकदम तरल अवस्था में रहता है जिसे कहते हैं कोर। तो ये हो गया नीचे वाला कोर, ये एकदम तरल अवस्था में धधकता आग की तरह है, लिक्विड स्टेज में है यहाँ पर। और उसके ऊपर वाला ये वाला जो होता है ये मेंटल होता है। ये वाला भाग मेंटल, मेंटल माने पगला नहीं, इसका नाम है मेंटल, ये है मेंटल। ये बीच वाला भाग मेंटल। तो पृथ्वी का सबसे बीच वाला भाग मेंटल है। ये ना ज़्यादा तरल है ना ज़्यादा लिक्विड की तरह है। ये खेखार की तरह है, जिस तरह से आप लोग खेखार बलगम थूक देते हैं ना, वैसे ही यहीं से पृथ्वी का क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। तो बीच वाला परत का नाम क्या है? मेंटल। सबसे ऊपर वाले का नाम क्रस्ट और नीचे वाले का नाम कोर है। ये तरल अवस्था में है, ये अर्ध तरल है, ये एकदम सॉलिड है। हम लोग इसी पर रहते हैं, हम लोग किस पे रहते हैं? सॉलिड पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? सब बता दिए ना, अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? जितने भी मरुस्थल पाए जाएंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के पूरब में नहीं पाए जाएंगे भाई, पश्चिम में पाए जाएंगे। कहाँ पाएंगे? इस पश्चिम में पाए जाते हैं सब। इसको नक्शा से समझना पड़ेगा, क्यों पश्चिम में पाए जाते हैं सब? पश्चिम में पाए जाएंगे, इसको समझ जाइएगा, अच्छा काम आता है एग्जाम में। देखिए सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा गर्मी विषुवत रेखा के पास पड़ती है। लेकिन विषुवत रेखा के पास इतना ना गर्मी पड़ जाता है कि यहाँ की समुद्र की जो जल है वो भाप बन के पानी बन जाता है, उड़ जाता है, बादल बरस जाता है। इसलिए यहाँ मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है। मरुस्थल कहाँ देखने को मिलेगा? कर्क रेखा पर, ये वाली रेखा पर, ये कर्क रेखा पर। और कहाँ पर? मकर रेखा पर, क्योंकि यहाँ सूर्य जाता है गर्म करके चला जाता है। अब इसमें भी देखेंगे मरुस्थल ना तो पश्चिम साइड में पाया जाएगा, चाहे यहाँ एरिजोना का मरुस्थल हो या फिर यहाँ पर आपका इसका सॉरी दक्षिण अमेरिका का यहाँ मरुस्थल हो, चाहे वो पेंटागोनिया हो या फिर एरिजोना हो, यहाँ पे सहारा मरुस्थल हो, ये भी पश्चिम साइड में हो, यहाँ पे नामीबिया का मरुस्थल हो, यहाँ पे थार का मरुस्थल हो, यहाँ पर सैंडी विक्टोरिया गिब्सन मरुस्थल हो, सब पश्चिम में पाया जाता है। पश्चिम में पाने का रीजन क्या है? देखिए मरुस्थल यानी डेजर्ट तभी बनेगा जब वहाँ बारिश ना हो, और बारिश होने के लिए गर्मी जरूरी है, तभी पानी भाप बनकर उठेगा। तो यहाँ गर्मी ही नहीं पड़ने देता है। क्यों नहीं पड़ने देता है? समझिए, यहाँ ठंडी जलधारा है जिसका नाम है पेरू की जलधारा, यहाँ एक ठंडी जलधारा है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की जलधारा, यहाँ एक ठंडी जलधारा है केनारी की धारा, यहाँ ठंडी जलधारा है बेंगुला की धारा, यहाँ सोमेरू की धारा, यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये ठंडी जलधाराएं यहाँ पर गर्मी पैदा ही नहीं होने देती हैं जिससे कि भाप बने और बारिश हो। तो कभी भी मरुस्थल जो होता है वो हमेशा देखेंगे तो वो मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पाया जाता है। नक्शा आप लोग पढ़ रहे होंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो डिटेल से बताएंगे इस चीज़ को। ये तो रिफ्रेशमेंट के लिए रहता है कि आप एग्जाम पे जा रहे हैं, एक बार रिफ्रेश करके चले जाएंगे। तो कहाँ पाया जाएगा? पश्चिमी भाग में पाया जाएगा, पूर्वी भाग में नहीं पाया जाएगा। हिमालय पर्वत कैसा है? जितने भी नए नए पर्वत होते हैं सब मोड़दार पर्वत है। जितने भी नए पर्वत हैं सब के सब कैसे पर्वत हैं? मोड़दार पर्वत होते हैं, यानी फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय एक टाइप का फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय एक टाइप का फोल्डेड माउंटेन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस का मतलब होता है वैसी गैस जो उमस पैदा कर दे, मतलब एकदम चुनचुनी पैदा कर देती है, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस। सबसे ज़्यादा उमस पैदा करता है जलवाष्प। भाप रहेगा, देखिएगा जिस दिन बादल रहेगा ना, जलवाष्प मतलब बादल, जिस दिन बादल रहेगा बड़ी गर्मी पड़ेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस नहीं है, ये एक जहरीली गैस है, इससे गर्मी नहीं होगा, एक के मरिए जाएंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अगला, बलुआ पत्थर कैसा है? बलुआ पत्थर एक सेडिमेंट्री रॉक में आता है, अवसादी चट्टान में आता है। जबकि ग्रेनाइट वगैरह किस में आते हैं? सब ये आपका ग्रेनाइट, गेब्रो ये आग्नेय चट्टान में आता है, और मार्बल वगैरह रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स में आते हैं। ग्रांड कैनियन क्या है? देखिए ग्रांड मतलब होता है बहुत बड़ा, कैनियन मतलब होता है गड्ढा। बहुत बड़ा गड्ढा कौन बनाता है? तो कोलोराडो नदी बनाती है। कोलोराडो नदी, अमेरिका की एक कोलोराडो नदी है, वो बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण करती है। वो दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा बना दी है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रांड कैनियन।
ग्रैंड कैनियन एक्चुअली में है कहाँ पर, तो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है भाई, ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है। और किस नदी द्वारा बनाया गया है, कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है। देख लीजिए ग्रैंड कैनियन, यहाँ दिखा देते हैं आपको। इतना बड़ा गड्ढा है ना जिसका कोई हद नहीं। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, गिर जाएंगे तो मरिए जाएंगे उगड़ा हवा में, इतना भयानक भयानक गड्ढा है। इस गड्ढे का निर्माण कौन किया है, कोलोराडो नदी की है। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी। किस राज्य में, अमेरिका में। अमेरिका के कहाँ पर, तो कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। देख लीजिए गड़ा हवा कहाँ गया, यही गढ़ावा पूछ रहा है कि गढ़ावा क्या है। कभी कभी तो पूछता है ग्रैंड कैनियन क्या है, तो गढ़ा है। देख रहे हैं नदियाँ, देखिए निचवा है, दे सोच रहा है में तो निको ने गिरेगा तो हच्चाक से एक बार अंदर चल जाएगा। ये इसी गढ़ा को क्या कहते हैं, ग्रैंड कैनियन। ये गढ़ा क्या नाम है, ग्रैंड कैनियन। इस गढ़ा को किसने बनाया है, तो कोलोराडो नदी ने बनाया है। कहाँ पर, तो कैलिफोर्निया में। देखिए यहाँ पर है कैलिफोर्निया, यहीं पर वो गड्ढा बनाया गया कोलोराडो नदी द्वारा। इस गड्ढा को क्या कहते हैं, ग्रैंड कैनियन। दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है। सीधी खड़ी ढाल को हम लोग क्या कहते हैं, कैनियन के नाम से जानते हैं, कैनियन। समझ में आ गया, गिरेगा तो कोनो बचबे नहीं करेगा। नदियाँ जब जवान थी ना तो इसको काट दिया, अभी तो नदियाँ बुढ़ा गई है। समझ में आया, अरे हटो यार, ग्रैंड कैनियन हो गया। किस नदी द्वारा है, कोलोराडो नदी, अमेरिका में बनाया गया है। इसको मिलाइए 1 को 2 से, कह रहा है कि नदी मिलाइए। तो जब कभी भी आपको इस तरह से मिलाने वाला आए ना, तो आप उसको पहले मिलाया कीजिए जिसको आप 100% जानते हैं। दिख नहीं रहा है क्या, इसमें क्लियर दिख रहा है ना। देखिए जिसको आप क्लियर जानते हैं, जैसे आप सब लोग पेरिस जानते होंगे, सियन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। तो ये, और चलो भाई, सीन नदी के किनारे है। ये तो आप मार देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब आपको देखेंगे यहाँ पर वाशिंगटन भी आपको पता होगा, किस नदी के किनारे है, पोटोमेक नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। जर्मनी का अगर आप देखेंगे तो राइन नदी है, ये रॉटरडम के पास है। तो ये हो गई नदियाँ आपकी, समझ में आ गया। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फेमस होगा पेरिस, सियन नदी के किनारे, पेरिस सियन नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध, उच्चतम गुरुत्वीय बांध है, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बांध दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है। ग्रेविटी बांध की डिजाइनिंग अलग होती है। हालांकि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध की जो ऊंचाई है 255 मीटर है। अब जो भाखड़ा नांगल बांध है इसकी ऊंचाई 225 है, लेकिन कैटेगरी अलग है। ये एक तरह का गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध में ज़्यादा फाटक नहीं होते हैं, कम ही फाटक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल के नीचे के पिछले लिख दिया है, पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। वही तो ज्वालामुखी से निकलता है, जब ठंडा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, लावा। और लावा ठंडा हो गया तो उसी को क्या कहेंगे, बेसाल्ट चट्टान। मैग्मा निकल के ठंडा हो जाता है, लावा के ठंडा होने से बनता है बेसाल्ट चट्टान, और बेसाल्ट चट्टान के घिसने से बनती है आपकी काली मिट्टी। समझ आ गया कि नहीं आया, काली मिट्टी। मैग्मा निकला, ठंडा हुआ लावा, लावा के बाद बेसाल्ट, बेसाल्ट के ठंडा होने से घिसने से काली मिट्टी, और काली मिट्टी पर क्या चीज़ ज़्यादा होता है, कपास। अगला, पृथ्वी का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में हमेशा फूटते रहते हैं, भड़ाम भड़ाम, इसलिए उसे फायर, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। पृथ्वी के केंद्र, भूकंप केंद्र जो नीचे वह बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जो जमीन के नीचे होता है उसे क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। फोकस पृथ्वी के नीचे रहेगा तो फोकस कहा जाता है। देखिए जहाँ ये पृथ्वी का सतह हो गया तो ये है फोकस। पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं फोकस। और ये फोकस से उत्पन्न होने के बाद जहाँ धड़ाम से पहली बार ठोक देता है इसे कहते हैं ईपी सेंटर। सबसे भयानक जो भूकंप की तबाही आती है वो ईपी सेंटर पे होती है। इस पे 3 तरह की तरंगे, पी, एस और एल। पी तरंगे खतरनाक नहीं होती हैं क्योंकि बहुत स्पीड से आती हैं, चली जाती हैं। एल तरंगे लुसुर लुसुर आती हैं लेकिन झकझोर के सारी तरह की बिल्डिंग्स वगैरह गिरा के चली जाती हैं। तो ये ज़मीन के अंदर पूछ रहा था ना, पृथ्वी के नीचे, तो पृथ्वी के नीचे कौन सा होता है भाई, तो फोकस होते हैं सब। समझ में आ गया। और ज़मीन के सतह पर कहता तो ईपी सेंटर अभिकेंद्र कहलाता। अगला, पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी। कौन सा है, कोटोपैक्सी। फ्यूजियामा फ्यूजिसान जापान में है, एटना इटली में है, किलिमंजारो तंजानिया में है। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है।
कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? 30 हो गया, 30 के बाद 31 ऊपर होगा। इस साइड में होगा 31, ये रहा। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बारिश के बादल है। बारिश देखिए दो तरह के बादल से होता है, एक वर्षा स्तरीय बादल, एक कपासी वर्षी। तो कपासी वर्षी को इंग्लिश में दिखा है कुमुलोनिमल्स, ये हो गया आपका कपासी वर्षी। तो 2 और 3 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 हो गया। आप इसमें जवाब देते रहेंगे। अगर पीडीएफ देखिए, कोशिश कीजिए अभी हो जाए तो अच्छा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कैसे भी कर दीजिएगा। पीडीएफ में एक सिस्टम या बहुत जल्दी आपका एप्लीकेशन अपडेट आने वाला है। अपडेट आएगा ना, सारा चीज़ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि इसमें हवाओं को मिलाइए, कौन हवा कहाँ पे बहती है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हवा बहती है? तूफान ऑस्ट्रेलिया में विली विली बहती है। चीन में टाइफून बहता है। फ्रांस में मिस्ट्रल। वेस्ट इंडीज यानी कैरेबियन सागर में प्रभंजक यानी हरिकेन, प्रभंजक या हरिकेन रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ऑप्शन नंबर इसमें खोज के मारिएगा, ऑप्शन का क्या जरूरत है। ज्वारीय वन क्या होता है? ज्वारीय वन उसे कहते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं। समुद्र के किनारे निकलने वाले वन को ज्वारीय वन कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैग्रोव वन होता है। भारत में सबसे बड़ा मैग्रोव वन है सुंदरवन। भारत में सबसे बड़ा वन है मैग्रोव वन है सुंदरवन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वारीय वन के नाम से जानते हैं। सदाबहार वन जहाँ बारिश ज़्यादा होता है विषुवत रेखा पर। मानसूनी वन भारत में पाए जाते हैं जो किसी खास मौसम में उगते हैं, उसे मानसूनी वन। शंकुधारी या कोणधारी ये पर्वत पर पाए जाते हैं जो इस टाइप में होते हैं, क्रिसमस ट्री टाइप के। अगला, डोलड्रम पेट्टी कहाँ पाई जाती है? डोलड्रम जो होता है भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के पास। डोलड्रम देखिए क्या होता है। डोलड्रम उस एरिया को कहते हैं जहाँ तूफान वगैरह नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। ये भूमध्य रेखा है। सूर्य यहाँ पर इतना ना ज़्यादा चमकता है कि यहाँ हवाएं गर्म हो जाती हैं, और गर्म हवाएं आपको पता है सीधे नहीं चलती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। अब आंधी किसे कहेंगे? अगर हवा इसे खड़ी है उठ के चल गई तो उसे आंधी थोड़े कहेंगे। आपके घर में कोई चीज़ को उबालिएगा ना, पतीली में कोई चीज़, तो ऊपर उठ जाता है, तो आंधी थोड़ी है। आंधी ऐसे चलती है। तो विषुवत रेखा के पास हवाएं ऐसे चल ही नहीं पाती हैं, क्योंकि सूर्य उनको गर्म कर देता है, वो ऊपर उठ जाती हैं। तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, इस एरिया को हम लोग कहते हैं शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र को भूगोल में कहा जाता है डोलड्रम। कह रहा है डोलड्रम कहाँ पाया जाएगा? तो विषुवत रेखा के पास। डोलड्रम कहाँ पाया जाएगा? विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा को ही हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण चारागाह घास को क्या कहा जाता है? तो इसको कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, एक ही बार में चारागाह देख लीजिए। दक्षिणी अमेरिका के कह रहा है कि घास को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास को हम लोग पंपास कहते हैं। क्या कहेंगे? पंपास। देखिए पंपास घास होता है, ये अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी पाया जाता है। ये हो गया आपका पंपास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पंपास। शीतोष्ण घास उसे कहते हैं जो मकर रेखा और कर्क रेखा के अंदर नहीं आते हैं, इनके बाहर पाए जाते हैं। इसके बाहर वाला घास भी शीतोष्ण, इसके बाहर वाला भी घास शीतोष्ण, बीच में जो पाया जाएगा उष्ण। तो कह रहा है कि ऐसा शीतोष्ण यानी ये जो दक्षिणी अमेरिका में है, तो दक्षिणी अमेरिका का शीतोष्ण कौन सा हो जाएगा? पंपास। हालांकि यहाँ कंपाज पाया जाता है, यहाँ लानोज पाया जाता है, लेकिन ये शीतोष्ण नहीं है, ये क्या है? उष्ण है। उष्ण घास गर्म क्षेत्र में पाया जाता है और शीतोष्ण घास मीडियम क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? पंपास। कह रहा है एल नीनो कहाँ प्रकट होता है? एल नीनो प्रशांत महासागर में प्रकट होता है। एल नीनो कहाँ? प्रशांत महासागर में। देखिए एल नीनो जिस वर्ष आएगा ना, एल नीनो है, जिस समय आएगा तो वर्षा बहुत कम होगा, वर्षा की मात्रा को घटा देता है। तो कहेगा कि ये प्रकट कहाँ से होता है? तो प्रशांत महासागर में। और हिंद महासागर में क्या दिखाता है? अपना प्रभाव दिखाता है। जिस वर्ष एल नीनो आएगा उस वर्ष भारत में वर्षा बहुत कम होती है, और जिस वक्त ला नीना आएगा उस समय वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें प्रशांत महासागर से उत्पन्न होता है। तंबाकू की खेती के लिए पोटास की ज़रूरत होती है। देखिए तंबाकू की खेती के लिए पोटास की ज़रूरत है। बाकी किसी चीज़ की खेती करिएगा तो खेती करने के लिए आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत है, और बीज बोने के लिए अगर आप खेत में बीज बोना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फास्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या होता है? पोटास। हो गया। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए होती है? कपास के लिए सबसे अच्छी है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब जब कभी भी ज्वालामुखी फूटती है तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मैग्मा। क्या निकलेगा? मैग्मा। और यही मैग्मा जब ठंडा हो जाएगा तो क्या बनेगा? लावा बनेगा। और यही लावा जब ठंडा होगा तो क्या बनेगा? बैसाल्ट बनेगा। और इसी बैसाल्ट के घिसने से क्या बनता है? काली मिट्टी बनती है, जो कपास के लिए अच्छी होती है। महाराष्ट्र में कपास ज़्यादा होता है, हालांकि महाराष्ट्र से भी ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में होता है। महाराष्ट्र से ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सेटों में से किसमें गोल्डन क्रीसेट यानी गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है? तो ये अफीम उत्पादन के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को हम गोल्डन ट्रायंगल में रखते हैं। ये किस चीज़ का उत्पादन करते हैं? ओपियम यानी अफीम, नशीला पदार्थ होता है अफीम। अफीम के उत्पादन के लिए इन्हें गोल्डन ट्रायंगल में रखा जाता है, गोल्डन क्रीसेट में। अगला, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें क्या होती है? वैसी पवन व्यापारिक पवन कहलाते हैं जो विषुवत रेखा की ओर आती है। यानी विषुवत रेखा की ओर आने वाली पवन को क्या कहेंगे? व्यापारिक पवन। विषुवत रेखीय निम्न दाब से, भाई विषुवत रेखा देखिए एक कहाँ से चलती है? तो देखिए विषुवत रेखा से चलती नहीं है, विषुवत रेखा की ओर आती है। ये चलती है उष्ण कटिबंध से, यहाँ से उपोष्ण से। उपोष्ण मतलब होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा से चलेगी और विषुवत रेखा की ओर आती है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं, व्यापारिक पवन। अगला, चक्रवात कब आता है? चक्रवात बड़ा सिंपल सा चीज़ होता है जी। चक्रवात क्या होता है? जैसे मान लीजिए चारों ओर हवा है और बीच की हवा खाली हो गई, तो बीच में जब हवा खाली हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर, तो बाकी चारों ओर से हवाएं आने लगती हैं। तो बाहर से हवाएं जब लो प्रेशर में आने लगें तो उसे क्या कहते हैं? जब चारों ओर से निम्न दाब हो। नहीं भैया, जब केंद्र में उच्च दाब हो, ये भी नहीं हो, जब केंद्र में निम्न दाब हो। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बीच में लो प्रेशर हो जाए और बाकी ओर से हवाएं अंदर आने लगती हैं। 41 नंबर। 42, इनमें से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? ब्रिटेन एक चुट्टा खाली चाय कहीं से खरीद लेता है। भारत से खरीदा था, श्रीलंका, केनिया, कहीं से भी खरीद लेता है। भारत में जब अंग्रेज थे तो चाय पत्ती का बहुत ज़्यादा निर्यात करते थे सर। इनमें से कौन सा बर्फ भक्षक के नाम से जाना जाता है? तो भारत, देखिए अमेरिका में एक हवा बहती है चिनूक, ये बहुत ही हॉट है। हॉट होने की वजह से ये अमेरिका में जितना भी बर्फ़ होता है उस बर्फ़ को पिघला देती है, इसलिए इसे हिम भक्षक या आइस हीटर के नाम से जानते हैं। मिस्ट्रल तो फिर आपका स्पेन और फ्रांस में बहती है। लू इंडिया में बहती है। हार्मेंटन ये सब आपका यूरोपीय एरिया में बहते हैं सब। अगला, नार्वेस्टल यानी काल बैसाखी। काल बैसाखी कहाँ बहता है भैया? पंजाब में। तो पंजाब कहाँ आ जाएगा? भारत में। और तड़ित झंझावात, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है? पंजाब। पश्चिम दिशा से वर्षा कहाँ होती है? पंजाब में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब में वर्षा होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ कब आता है? ठंड के दिन में। कब आएगा? ठंड के दिन में, यानी जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में पंजाब में वर्षा होती है। हम लोग के यहाँ भी होती है लेकिन कम होती है। रेड डाटा बुक क्या है? एक ऐसा बुक जिसमें हम ऐसे जानवरों और पेड़ पौधों का लिस्ट रखते हैं जो अब इस दुनिया से ख़त्म होने वाले हैं। तो संकटग्रस्त यानी दुनिया से ख़त्म होने वाले पौधों और जानवरों दोनों को रखे जाते हैं रेड डाटा बुक में। इस रेड डाटा बुक के कवर पेज पे पांडा का फोटो होता है। पांडा समझते हैं? टेडी बियर। लड़की सबके पास अगर टेडी बियर देखिएगा ना तो 90% चांस है कि वो नहीं खरीदी होगी, उसको कोई गिफ्ट दिया है। अगला, वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा लोग जो खाड़ी होती है ना, जैसे बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो खाड़ी जो होता है ना बहुत पतला एरिया होता है, वहाँ जीव जंतु ज़्यादा रहते हैं, मरुस्थल में नहीं रहते हैं। खुला समुद्र में ज़्यादा बड़े बड़े जीव रहते हैं, छोटे नहीं रहते हैं। टुंडा वाला एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यहाँ भी ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। सबसे ज़्यादा गल्फ यानी खाड़ी में हर तरह की मछलियाँ वगैरह जीव जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं खाड़ी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज PDF नहीं है आप लोग के पास, 50 तो करा देंगे। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी कौन सा होता है? बायोम। पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी क्या होता है? बायोम होता है। ये सब नहीं होते हैं सब, इसको समझा देते हैं। पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी क्या होता है? बायोम होता है। देखिए बाबू, ये है, मान लीजिए यहाँ कोई घर है, ये छोटुआ है, यहाँ छोटिया, ये पानी लगा हुआ है,
और ऊपर कौवा उड़ रहा है। तो आप बताइए बाबू, इसे हम लोग कहेंगे स्थल मंडल, स्थल मंडल। और इसको क्या कहते हैं लोग? जल मंडल, जहाँ पानी है जल मंडल। और जहाँ हवा है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। एक काम करते हैं, हम एक ऐसा एरिया सोचते हैं जिसमें ये तीनों चीज हो। देखिए इस सर्किल में ये तीनों चीज आ गया है, पानी भी है, हवा भी है, जीव भी है, स्थल भी है। तो इसे कहते हैं जीव मंडल। इसे क्या कहेंगे? जीव मंडल। और इसी जीव मंडल का बहुत बड़ा रूप जो होता है उसे क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। क्या कहेंगे? बायोम या जीवोम कहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका बायोम। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया होता है, जीवोम या बायोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। पारिस्थितिकी तंत्र में निर्माण में कौन मदद करता है? पारिस्थितिकी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो चीजें आते हैं, एक लिविंग थिंग्स भी आएंगे जो जिंदा हैं, और ऐसे चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे। दोनों चीज को मिला देंगे तब बनता है पारिस्थितिकी बनता है। जैसे जीव जंतुओं का समुदाय यानी लिविंग थिंग्स, और उसके आसपास का पर्यावरण यानी पेड़, नदी, पहाड़, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को मिला देते हैं तो उसे कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर कह रहा है कि डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। इसमें लगभग 10 लाख जीव आते हैं। इसके बाद नंबर आता है मोलस्का का, जिसे कीड़े मकोड़े की जीव भी कहते हैं। हाँ, ऑर्थोपोडा को क्या कहते हैं? कीड़े मकोड़ों का संघ के नाम से भी जानते हैं। कीड़े मकोड़े का संघ होता है ऑर्थोपोडा। एनिलिडा में केचुआ आता है, कार्डेटा में हम लोग आते हैं, प्लेंटी हेलमेंथीज में कीड़े क्रीमी आते हैं, सब जो फाइलेरिया नामक बीमारी को फैला देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आप लोग के पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं था इसलिए 50 क्वेश्चन कराएं, थोड़ा फास्ट करा दिए। कल अभी पीडीएफ देख लेते हैं कि आखिर ऐप में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो पीडीएफ करप्ट कर जा रहा है। उसके बाद हम लोग कल के क्लास में बाकी को डिस्कस करेंगे। लोग समझ में आया कि नहीं आ गया? क्या है भाई इनका? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक्चुअली आप लोग के पास पीडीएफ ही नहीं है। 5 तारीख को क्लास चला ही नहीं था। 5 तारीख कब था जी? परसों था। परसों कुछ उस दिन भी क्लास नहीं चला होगा। सर सूर्य अभी किस स्टेज में है? अब वो अभी वो अपने मीडियम स्टेज में पहुंच चुका है। बायो जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो उसके तारे के सारे स्टेजेस को बता देंगे। अभी वो लाल दानव की अपनी आधी अवस्था को जी चुका है। हाँ वो पीडीएफ 5 बार दोबारा आ गया है मटेरियल में जीके का, इसी को सुधारना है। अभी सुधरवा देते हैं। मैथ का क्लास कब से चलेगा? अमित यादव जी, मैथ क्लास यहाँ नहीं चलेगा। ऑप्शन का भी एक्सप्लेन कर दिया कीजिए। ठीक है बाबू, एक्चुअली आपके पास पीडीएफ नहीं था इसलिए नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो आज के क्लास को कल ही करते हैं। बस आज के लिए इतना ही रन देते हैं।